इससे पहले की वीडियो में मैंने सेक्शन ए पार्ट अच्छे से सॉल्व किया था। इस पार्ट में हम सेक्शन बी, सी, डी, ई कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे सवाल दे रखे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन बी में 21 से 26 तक के सवाल हैं जो दो दो नंबर के हैं। आप सैचुरेटेड शुगर सोल्यूशन 50 डिग्री सेल्सियस पे कैसे तैयार करेंगे? हम एक बीकर में कुछ पानी लेंगे, उसको 50 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे। उसके बाद उसमें शुगर ऐड करते हुए हम ग्लास रॉड से घोलते जाएंगे। एक समय आएगा जब उसमें शुगर ऐड नहीं हो सकता, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। एक सेल के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं तीन तरह के सॉल्यूशन की: हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। आई ड्रॉप के केस में, जो आई ड्रॉप मेडिसिन यूज की जाती है, उस केस में ये कौन सा सॉल्यूशन होगा? आइडियली आई ड्रॉप जो होता है वो आइसोटोनिक बनाया जाता है, क्योंकि हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक बनाया जाएगा, हाइपोटोनिक के केस में आई स्वेल हो जाएंगी और हाइपरटोनिक के केस में आई श्रिंक हो जाएंगी, यानी सिकुड़ जाएंगी। तो पेशेंट को प्रॉब्लम होगी। इसलिए आई ड्रॉप को आइसोटोनिक बनाया जाता है। जितना आई ड्रॉप आई सेल के अंदर जाता है, उतना ही वाटर आई सेल से बाहर आ जाता है। कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? कार्टिलेज पाया जाता है ईयर लोब और नोज टिप पर। जब कार एक शार्प टर्न लेती है तो पैसेंजर की बॉडी एक तरफ को शिफ्ट हो जाती है या थ्रो होती है। ऐसा क्यों होता है? ये है लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण से। होता क्या है, लेग्स रेस्ट पे होते हैं, वह रेस्ट पे ही रह जाते हैं, लेकिन बॉडी में एक्सटर्नल यानी बाहर से फोर्स लगने के कारण से वो जर्क महसूस करती है। इनमें से कौन सी वेव में हाई एम्पलीट्यूड है? वो है ए। हाई फ्रीक्वेंसी वेव जो है वो है बी। आप ये देखिए, एम्पलीट्यूड यहाँ 15 है और यहाँ 5 है, इसलिए ए का हाई एम्पलीट्यूड है, जबकि बी का एम्पलीट्यूड 5 है और फ्रीक्वेंसी देखिए बहुत सारी है, तो बी है हाई फ्रीक्वेंसी। ए को हम लाउड साउंड कहते हैं और बी को हाई पिच साउंड भी कहते हैं। तो इसका आंसर ये ए और बी मार्क करना भी है और उसके बाद कौन सी साउंड है ये बताना भी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो हाई डिमांड में है आजकल। ऐसा क्यों है? ऑर्गेनिक फार्मिंग से सबसे पहले तो वो टॉक्सिक नहीं होता, उसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं होता बनाने के लिए, और उसमें हाई लेवल ऑफ मिनरल्स, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। सेक्शन सी के 27 से 33 तक के सवाल हैं जो तीन तीन नंबर के हैं। अमीबा के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके दो फंक्शन बताइए। तो पहला फंक्शन है कि एक्सट्रीट करते हैं वेस्ट, और दूसरा है मिनरल्स एंड वाटर बैलेंस करते हैं। उस सेल ऑर्गेनल का नाम बताइए जिसे किचन ऑफ सेल कहा जाता है। पिछले पेपर में था सुसाइडल बैग, किसे कहते हैं? इस बार पूछा जा रहा है किचन ऑफ सेल, ये क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग। एरियोलर टिश्यू कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है बिटवीन स्किन एंड मसल्स। क्यूबोइडल टिश्यू कहाँ पाया जाता है? क्यूबोइडल टिश्यू किडनी, ये रहा, फोर्थ में पाया जाता है। सिलिएटेड कॉलुमिनार एपिथेलियम, ये पाया जाता है आपका, सिलिएटेड कॉलुमिनार एपिथेलियम पाया जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं स्टमक वॉल, ये रहा स्टमक वॉल। प्लाज्मा ब्लड के अंदर होता है और न्यूरॉन ब्रेन में होता है। ओके, तो आप इसको मैच कर लीजिए। कन्वर्ट द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, इसको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो ये पहला है 60 किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो 60 इंटू 5/18 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 10 जा और 6 3 जा, तो हो जाएगा 50/3। इसका मतलब होता है 16.67 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सेकंड वाला है ये रहा हमारा 35 मीटर पर सेकंड। तो हमें इसे करना है किलोमीटर पर आवर में, तो 35 इंटू 18/5। 18/5 देखिए, यहाँ 5/18 किया था, यहाँ 18/5 उल्टा करेंगे, तो 5 7 जा 35, 18 7 जा होता है 126 किलोमीटर पर आवर। तो ये दो हो गए। अब तीसरा है यहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर को करना है हमें चेंज। तो 30 किलोमीटर पर आवर मीन्स 30 इंटू 5/18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 25/3। तो 25/3 इस वाले का एग्जैक्टली आधा हो जाएगा, 8.34 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये और पार्ट से ऊपर वाला पार्ट कर लिया हमने, 3 नंबर पूरे हो गए। इसके बाद नीचे वाला पार्ट भी करते हैं। अ बस डिक्रीज इट स्पीड फ्रॉम 60 किलोमीटर पर आवर टू 40 किलोमीटर पर आवर इन
4 सेकेंड्स। तो पहले उसकी स्पीड कितनी थी? पहले उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। अब उसकी स्पीड कितनी हो गई? 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, टाइम कितना लगाया है? 4 सेकेंड। हमें उसकी एक्सलरेशन निकालनी है, तो पहले तो इसे हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। तो 60 × 5/18 करेंगे तो इतना आ जाएगा हमारा 50/3। 50/3 कर देते हैं। 40 करेंगे, 40 × 5/18, तो ये आ जाएगा आपका 20 और यहाँ पर 9। तो यहाँ पे 9 आ रहा है, 20 आ रहा है, तो इसको भी 9 करने के लिए यहाँ 3 से और 3 से इंटू कर देते हैं। तो ये 150/9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 100/9। टाइम हमारा 4 सेकंड दे रखा है। अब हम निकालते हैं ए इक्वल टू V-U/T। तो V-U मतलब 100/9 माइनस 150/9 और टाइम आ गया आपका 4। ओके, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -50/36। -50/36, जिसको आगे सॉल्व करेंगे आएगा -1.38 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है ये माइनस साइन, क्योंकि माइनस साइन अगर हम भूल जाएंगे तो फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा। माइनस साइन हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि स्पीड कम हो रही है इसलिए एक्सलरेशन नेगेटिव में आएगा। साउंड पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? हमें मशीन्स को टर्न ऑफ करना चाहिए, साइलेंसर का यूज करना चाहिए और लाउड स्पीकर लो वॉल्यूम पे यूज करना चाहिए। एक क्लिफ के सामने बच्चे ने क्लैप किया तो 6 सेकंड में उसको वह आवाज सुनाई दी। क्लिफ से बच्चे की दूरी बताइए, जबकि साउंड की जो स्पीड है वो है 346 मीटर पर सेकेंड। तो आइए करते हैं। टाइम दे रखा है 6 सेकेंड, वेलोसिटी दे रखी है 346 मीटर पर सेकेंड। तो 2d इज इक्वल टू वी होता है। 2d मतलब हमें d निकालना है, तो Vt/2 हो जाएगा। v मतलब 346 इंटू T6/2, 2 3 जा हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 1038 मीटर। तो 1038 मीटर की दूरी पर बच्चा खड़ा है उस क्लिफ से, उस टावर से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिवर्बरेशन ऑफ साउंड? साउंड का रिवर्बरेशन किसे कहते हैं? जब एक सोर्स से साउंड आ रही होती है, उसको बंद कर दिया जाए, उसके बाद भी हमें बार बार आवाज सुनाई दे, उसे हम रिवर्बरेशन ऑफ साउंड कहते हैं। फसल पैदावार इंप्रूव करने के लिए कोई 3 मेजर तरीके बताइए जो किसान अपने खेतों में करते हैं। तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉलोइंग। देखिए ये हमें गिवन है, हमें इन सब का मॉलिक्यूलर मास पता करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले है CH3OH। सी का मॉलिक्यूल 1 है, सी का वेट है 12, 12 गुणा 1, ओके, प्लस 1 × 3 प्लस O का 16 × 1 प्लस 1 × 1। तो इसको करेंगे टोटल, तो 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, 12 3 15, 15 30, 1 31, 1 32। तो 32 यूनिट तो आ गया, इसका आ गया। ओके, K2CO3 का करते हैं। K2CO3, K2, K कितना है हमारा? 39, 39 × 2। ओके, कार्बन कितना है? कार्बन यहाँ पर 12 है, तो प्लस 12 गुणा 1, बार का 1 है। और O3 मतलब 16 × 3। तो इसको करेंगे, 39 2 जा आ गया आपका, 9 दूनी 18 का 8, 1 3 दूनी 6, 78 प्लस 12 प्लस 48। 78 प्लस 12 प्लस 48 हो गया 138 यूनिट। ओके, अब आ गया NaCl। NaCl, Na का है 23 और Cl का है 35.5। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 0.5, तो पहले लिख देते हैं। 5 3 8, 3 2 5, 58.5 यूनिट। तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान सवाल है, जल्दी से इसे कर लिया जाता है। ये प्रैक्टिस पेपर का सबसे अच्छा सवाल है। 3 सब्सटेंस हैं जिनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमें दे रखे हैं। हमें इसको टेबल को ध्यान में रखते हुए इनके आंसर देने हैं।
विच सब्सटेंस विल बी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इसके बीच में हम रूम टेम्परेचर लिख देते हैं, मान लीजिए 27 डिग्री लिख देता हूँ इनके बीच में। तो 27 डिग्री लिखने के बाद मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे पता लगेगा कि सॉलिड कौन सा है, लिक्विड कौन सा है, गैस कौन सा है। हमसे पूछा गया कि सॉलिड कौन सा है, तो सॉलिड है बी। विच सब्सटेंस विल बी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड वाई। इसमें से लिक्विड कौन सा होगा, तो लिक्विड है सी। सी लिक्विड क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आप ये खुद देखिए 27 डिग्री सेल्सियस से पे जब देखा जाए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है -20 और बॉइलिंग पॉइंट है 90। तो लिक्विड ही ऐसा हो सकता है जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट 27 के कंपेयर में ऐसा रखेगा। तो इसलिए आंसर सी हो जाएगा, जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, जिसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे काफी लेफ्ट या काफी राइट है रेस्पेक्टिवली। सेक्शन डी के क्वेश्चंस 24 से 36 तक के सवाल हैं, जो कि 5-5 नंबर के हैं। इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर। तो इस बेस पे हम इस टेबल को आसानी से भर सकते हैं। देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13 है तो एटॉमिक नंबर भी 13 होगा, और नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 1 होंगे। अगर आप देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 हैं तो यहाँ पर भी एटॉमिक नंबर 13 होगा, और यहाँ पर ये होगा एक। 14 जो होता है वो होता है सिलिकॉन, ये जो होता है ये होता है हाइड्रोजन। जैसे मैंने बताया कि एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, तो ये 14 है तो ये भी 14 हो जाएगा। अब हमने मैक्सिमम, अब न्यूट्रॉन भरना है। देखिए, मास नंबर 27 है, प्रोटॉन्स 13 है, तो न्यूट्रॉन्स 14 हो जाएंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले के बेस पे मैंने सेट करके देखा घटा बढ़ा के। यहाँ पर मास नंबर नहीं पता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 14, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 14, तो ये हो जाएंगे 28। 34वें के लास्ट में यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 होंगे। इस 0 का ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन ही है जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 होते हैं। अब आप इसको चेक कर लीजिए, ये 13 13 14 28 14 एक एक एक। अब ठीक लग रहा है। अब और पार्ट में ये पूछा जा रहा है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के द्वारा एक कंक्लूजन निकाला गया था कि बहुत सारी स्पेस एक एटम में खाली रहती है। क्यों बहुत सारी स्पेस खाली रहती है? क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल से उसको पास किया गया था तब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए थे, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया था। रदरफोर्ड ने ये कैसे माना कि मास ऑफ एटम जो है वो एक छोटे से एरिया में संचित है? क्योंकि ऐसा हुआ कि अल्फा पार्टिकल्स की जब बम्बार्डमेंट करी गई तो मैक्सिमम पार्टिकल्स तो सीधे चले गए, कुछ जो थे वो 180 डिग्री पे वापस आ गए। तो मैक्सिमम तो सीधे चले गए, कुछ 180 डिग्री से वापस आ गए। तो इन्होंने कहा कि सेंटर में कोई ऐसी चीज है पॉजिटिव चार्ज जहां पर डिफ्लेक्शन हो रहा है और वही उसका मास है। आइसोटोप्स और आइसोबार का डिफरेंस यहाँ पर आपको लिखना है। तो ये है आइसोटोप्स और आइसोबार का डिफरेंस, आप यहाँ से इसे नोट कर सकते हैं। पूछा गया है कि गोल्गी अपर्चर्स अगर फंक्शनल नहीं है एक सेल में तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा सेल के अंदर। गोल्गी अपर्चर्स अगर फंक्शनल नहीं होगा तो किसी भी मटेरियल की पैकिंग और ट्रांसपोर्ट पे प्रॉब्लम आएगी। इसके साथ साथ नए लाइसोसोम्स नहीं बनेंगे, तो सेल आखिर में डाई हो जाएगा, क्योंकि लाइसोसोम्स डेड सेल्स को या डेब्रिस को क्लीन करते हैं। तो वो क्लीनिंग नहीं होगी, सेल में गंदा मटेरियल भरता जाएगा और आखिर में वो मर जाएगा। आरईआर और एसईआर की फुल फॉर्म भी लिखना है और उनका डिफरेंस लिखना है फंक्शन के बेस पे। तो आरईआर को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये इनका डिफरेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। किसमिस को हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला तो उनका साइज बढ़ गया। तो आंसर करना है इन सवालों का। व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का डेफिनेशन यहाँ पर हो गया। व्हाट हैपेंस इफ यू प्लेस द रेजिन्स इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब इन मेवे को या किशमिश को डालते हैं तो रेजिन्स श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। सेल वॉल का क्या रोल है इस सिचुएशन में? सेल वॉल जो है रेजिन्स को बर्स्ट नहीं होने देती, क्योंकि जब हाइपोटोनिक में डाला गया तो सिकुड़ी हुई जो किशमिश है वो फूल गई। फूलने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि वो फट जाए, क्योंकि सेल वॉल ने उसको बचा लिया फटने से। सबसे पहले पूछा गया है हाउ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज ऑन अर्थ। अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करती है? तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एफ इक्वल टू होता है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। एफ की जगह हम लिखते हैं एम जी, तो ये हो जाएगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू आ जाएगी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखेंगे आप
तो आपको पता लगेगा कि G जो है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि G जो है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब R अगर बढ़ेगा, रेडियस अगर बढ़ेगा तो G की वैल्यू कम होगी। रेडियस अगर घटेगा तो G की वैल्यू बढ़ेगी। अब ये बताओ कि रेडियस कब बढ़ता है? ये इक्वेटर पे होता है तब ऐसा होता है, और अगर रेडियस घटता है तो ये पोल पे होता है तब होता है, पोल पे होता है तब होता है। तो इसका मतलब हो गया कि इक्वेटर पे जी जो होगा वो स्मॉल होगा, और पोल पे जी जो होगा वो ज्यादा होगा। तो मैंने आपको समझा भी दिया, आप इसको ध्यान से लिख लीजिए। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मास और वेट का पूछा जाता है और जी का पूछा जाता है। तो ये डिफरेंस हो गया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है वो जी से रिप्रेजेंट होता है, जबकि ग्रेविटी जी से रिप्रेजेंट होता है। जी की वैल्यू होती है 6.67, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जबकि इस जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस जी को हम कांस्टेंट कहते हैं क्योंकि हर जगह एक जैसा रहता है। इस जी की वैल्यू चेंज होती है, रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी दूरी पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, कितनी दूरी पे इनके बीच में कितनी दूरी है। इसके ऊपर वाला पार्ट कर लिया हमने। नीचे वाला पार्ट जो है वो सिर्फ एक ही फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है। प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। इसका मतलब एरिया बढ़ाने पर प्रेशर घट जाता है, और एरिया घटाने पर प्रेशर बढ़ जाता है। तो आप देखिए, ट्रक हैज मच वाइडर टायर्स। मच वाइडर टायर्स मतलब उसका हमने एरिया बढ़ाया तो प्रेशर घट गया। इसके बाद कटिंग टूल हैव शार्प एज। शार्प एज का मतलब है कि हमने एरिया उसमें घटाया है, तो एज यानी प्रेशर बढ़ने से आसानी से कटिंग हो रही है। आयरन नेल सिंक हो जाते हैं, वुडन ब्लॉक सिंक नहीं होता। आयरन नेल की डेंसिटी पानी से ज्यादा है, इसलिए वह सिंक हो जाता है, जबकि वुडन लॉक फ्लोट करता है क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से कम है। सबसे इंटरेस्टिंग ये वाला सवाल है। नेल्स जो होती हैं वो एक तरफ पर नुकीली होती हैं, दूसरी तरफ पे फ्लैट होती हैं। नुकीली यानी एरिया कम किया जाता है ताकि प्रेशर से आसानी से दीवार के अंदर वह एंटर कर जाए, और ऊपर हमने ऐसा बेस बना रखा है ताकि हम जब उसको हिट करें तो एक सरफेस मिले हमें हिट करने का, और आसानी से हम जब हिट करें तो कील अंदर की तरफ जा सके। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था जो यहाँ पर आपको दिया गया है। ई पार्ट है, इट इज मच इजी टू वॉक ऑन आइस बाय यूजिंग आइस स्केट्स। तो ये भी एक अच्छा सवाल है। आइस स्केट्स पे जब हम स्केटिंग कर रहे होते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आइस मेल्ट होता है और एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है। इस स्मूथ सरफेस की लाइनिंग की वजह से हम जो है स्केट्स पे आसानी से फ्लोट कर पाते हैं और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। नॉर्मल शूज में ग्रूव्स होते हैं जो हमें रोकते हैं ऐसा करने से। ये आपका आखिरी सेक्शन सेक्शन क्वेश्चन नंबर 37 से 39 तक के सवाल यहाँ पर हैं, जो कि 4-4 नंबर के हैं। दो बीकर लिए गए हैं, ए और बी, दोनों में पानी डाला। एक के अंदर सॉल्ट डाला और दूसरे में एग एल्बुमिन यानी एग व्हाइट डाला गया है। लाइट जब पास करी जा रही है तो ए में कोई भी लाइट डायरेक्शन नहीं दिख रही है, लेकिन लाइट बी में लाइट की डायरेक्शन हमें दिखाई दे रही है। अब हमें सवाल करना है, नेम द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट हैं? सॉल्यूशन में होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। एग्जाम्पल के तौर पे बीकर ए में हमने जो सॉल्यूट मिलाया यानी जो ठोस चीज मिलाई है वो है सॉल्ट और पानी के अंदर। बीकर बी में एग व्हाइट और वाटर है। बी पार्ट में विच कैटेगरी ऑफ मिक्सचर फॉर्म्ड इन बीकर ए एंड बी। बीकर ए में होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा है, बीकर बी में हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन रहा है। बीकर बी में पाथ लाइट जो है वो विजिबल है, जबकि बीकर ए में विजिबल नहीं है। ऐसा क्यों? बीकर बी में विजिबल इसलिए है क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होने के कारण से इसमें लाइट रे दिखती है, टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। इस सी पार्ट को करिए या फिर इस सी पार्ट को करिए, तो ये और का ध्यान रखना है कि हमें सी में सिर्फ डिस्टिंग्विश करना है। ऐसा ना हो कि ए बी सी की जगह हम सिर्फ सी कर रहे हो। बीकर बी को रिप्लेस करने के लिए कोई ऐसा अदर मिक्सचर बताइए जो सेम प्रॉपर्टी रखता हो। तो ऐसा अदर मिक्सचर है स्टार्च और पानी का घोल। स्टार्च और पानी के घोल के अंदर भी लाइट जब पास करेंगे तो वो भी टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगी, और वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। यहाँ भी ये पैराग्राफ पढ़ना है और फिर हमें आंसर देने हैं।
तो पहला क्वेश्चन है, नेम द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का फंक्शनल यूनिट होता है न्यूरॉन, जो कुछ झाड़ू की शेप का होता है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नर्व इंपल्स और सिग्नल्स इन अ न्यूरॉन। तो डायरेक्शन कैसी है, देखिए सबसे पहले जो सेंस है वो किया जाता है डेंड्राइट से। डेंड्राइट से जाता है वो सेल बॉडी पे, सेल बॉडी से वो एक्सन पे, एक्सन के पास नर्व एंडिंग पे। तो आपको जो बी का आंसर लिखना है वो नेम लिखना है पहला, फिर आएगा दूसरा, फिर आएगा तीसरा और फिर आएगा चौथा। तो यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया। ड्रॉ लेबल डायग्राम। तो ये लेबल डायग्राम आपकी एनसीईआरटी का है, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। नर्वस टिश्यू कहाँ मिलता है, इसका फंक्शन क्या है। नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में। इसका फंक्शन होता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना पूरी बॉडी एक्टिविटी को। इस प्रश्न में भी आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है और फिर आंसर देना है। वीडियो को रोक कर आप इस पैराग्राफ को पढ़िए। अब पहला सवाल, डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी वह एनर्जी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट की हाइट और मास के ऊपर डिपेंड करती है। हाइट, सबसे पहले हाइट, हाइट उसका ग्राउंड लेवल से कितना है, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पूछा गया है इन दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो हाइट देखनी है हमें, तो दोनों की हाइट जो है वो 3 मीटर ही है। रास्ता का है जैसा भी हो, शुरुआती और आखिरी हाइट को देखा जाता है, इसलिए दोनों ही केस में पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, क्योंकि सेम हाइट है ग्राउंड लेवल से और इनका मास भी सेम है। देखो 2 केजी 2 केजी मास भी है। अब हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या गिवन है उसको लिखते हैं। मास दे रखा है हमें 2 किलो, उसके बाद जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट दे रखा है हमें 3 मीटर। तो पीई यानी पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। m मतलब हो गया 2 × 9.8 × 3। तो 2 × 9.8 × 3 ये हो जाता है आपका 10। 2 × 9.8 × 3 तो 2 5 जा, तो 98 × 3/5, ये हो जाएगा आपका 58.8 जूल। और पार्ट में मैंने आपको पहले ही बताया कि सी और सी में से कोई सा एक करना है। अगर आपने इसे कर लिया तो इसे नहीं करना, इसे कर लिया तो पहला वाला नहीं करा होगा। अब सी पार्ट को मैं आपको सारे ही सवाल करा रहा हूँ। कैन यू इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट शोन इन डायग्राम, एक्सप्लेन। आप पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, तो बताइए। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने के लिए हमें या तो ऑब्जेक्ट का मास बढ़ाना पड़ेगा या उसकी हाइट बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम मास को बढ़ाएंगे या उसकी हाइट को बढ़ाएंगे तो उतनी ही गति से, उतनी ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस पेपर को पूरा अच्छे से सॉल्व किया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।